हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सैफरान के बारे में। सैफरान की कल ही एक इंडियन एमआरओ फैसिलिटी का इनॉग्रेशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और हमने कल की ही वीडियो में अनुमान जताया था कि आने वाले भविष्य में सैफरान अपने इस फैसिलिटी का उपयोग बड़े पैमाने पर करने वाला है, जहां पर सिर्फ लीप इंजन ही नहीं बल्कि जो फाइटर जेट इंजन हैं इनको भी एमआरओ सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन सैफरान के ऑफिशियल्स ने एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि सैफरान भारत को जो 120 से लेकर 140 किलोटन का इंजन है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि एमका के लिए जो इंजन विकसित किया जाना है, इसमें जो हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी है ये भी भारत को सैफरान के तरफ से ऑफर करी जाएगी। उनका उद्देश्य यही है कि एक रिकॉर्ड समय में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है उसको बनाकर भारत को देना, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे, जिसका अर्थ ये है कि इन इंजन के बनने के बाद अगर भारत इनको स्केल अप करना चाहे, इनको मॉडिफाई करना चाहे या इनको एक्सपोर्ट करना चाहे तो सैफरान से किसी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत भारत को नहीं है, बल्कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सैफरान के अधिकारियों ने यह भी एक्नॉलेज किया कि आने वाले भविष्य में दूसरे इंजन जो F414 से ऑपरेटेड है या दूसरे एयरक्राफ्ट जो F414 इंजन से ऑपरेटेड है, उनको भी इस 120 किलोटन के इंजन से रेट्रोफिट किया जा सकता है। यानी भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि तेजस मार्क 2 सर्विस में आते हैं और उन्हें जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलता है तो वहां पर भारत उन एयरक्राफ्ट में इन 120 किलोटन के इंजन को रेट्रोफिट कर सकता है, जिससे कि उनकी जो कैपेबिलिटी है ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। हालांकि टाइमलाइन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस इंजन को बनाने में और वैलिडेट करने में या यूँ कह लें प्रोडक्शन रेडी करने में 10 से 12 वर्ष का समय लगने वाला है। यानी कि 2026 में अगर डील फाइनलाइज होती है तो फिर हमें 2036 से 37 तक जो इंजन है ये कंप्लीट होकर प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले भविष्य में कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और डील होने वाली है और क्या अब Su-57 की संभावनाओं पर विराम लगने वाला है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा खुद भारतीय वायुसेना की तरफ से इंडिकेशन दे दिए गए हैं। देखिए, रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को अब चंद दिन ही बचे हैं और उनके इस दौरे से पहले क्या क्या चीज़ें होनी है ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। मल्टीपल मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने बात करते हुए ये बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उससे भारतीय वायुसेना काफ़ी इंप्रेस हुई है और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये अतिरिक्त संख्या में कंसीडर किए जा सकते हैं। और ऐसा ही इंडिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे तो भारत अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो स्क्वाड्रन है इनके तरफ जा सकता है। हालांकि अभी नंबर्स को लेकर क्लियर नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस 5 स्क्वाड्रन को लेकर क्लेम करती हैं, कुछ 1 से 2 को लेकर क्लेम कर रही हैं, लेकिन स्पष्ट जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है। रही बात Su-57 फैलन की, तो अब Su-57 फैलन को लेकर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन है कि या तो भारत इनको इग्नोर कर रहा है या फिर भारत ने पूरी तरीके से जो एमका या राफेल पर जाने का मन है ये बना लिया है। देखिए, राफेल के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि सैफरान जिस प्रकार का प्रपोजल दे रहा है उसको देखकर लगता है कि कुछ तो बातें चल रही हैं, क्योंकि कल ही सैफरान की जो इंजन एमआरओ फैसिलिटी है उसको इनॉग्रेट किया गया और आज ही सैफरान ने 2 बड़े डिसीजन लिए या 2 बड़ी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि अगर 114 राफेल फाइटर की डील भारत में की जाती है तो 120 किलोटन का एम का इंजन तो जाने दीजिए, बल्कि जो M88 इंजन है इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होगी। यानी कि वो M88 इंजन की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको करने के लिए भी तैयार है। और इस समय इंडिकेशन इसी तरफ आ रहे हैं कि भारत शायद एडिशनल राफेल की तरफ जा सकता है। हालांकि नंबर को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राफेल को लेकर यह भी माना गया है कि फ्रांस ने भारत की वो डिमांड को भी लगभग एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पर 50% इंडिजिनस कंटेंट की बात करी गई है। और टाटा के साथ ऑलरेडी जो डसाल्ट है वो जॉइंट वेंचर में है और भविष्य में अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो जाता है तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जितना ट्विटर स्पेसेस को हमने फॉलो किया वहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट एक बात को लेकर आपस में झगड़ते नजर आए। एक लोग का ये तर्क है कि ठीक है, राफेल फाइटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज आ चुकी है, हमारे पायलट इसमें वेल ट्रेंड है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। लेकिन दूसरा तबका ये कहता है कि हम एक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन फाइटर की कीमत पर खरीदने वाले हैं और जब ये मिलेंगे जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे होंगे। तो क्या ये वाकई हमारे लिए सेंसिबल डिसीजन है?
जबकि कुछ का ये मानना है कि ठीक है, अगर आप 114 राफेल की तरफ जाते हैं तो आपको फेज्ड मैनर में ये खरीदने चाहिए। यानी कुछ एयरक्राफ्ट राफेल F4.1 हो गए, कुछ एयरक्राफ्ट राफेल F5 स्टैंडर्ड के भी होने चाहिए ताकि हम रिलेटेबल बने रहें। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने इंडिकेशन दिया है कि अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में आते हैं तो इंडिजिनस जो रेडार है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार है, इसको लेकर फ्रांस से बात होगी। अब भविष्य में डसाल्ट इसको लेकर मानता है या नहीं मानता है, ये अपने आप में एक बात है। और एक चीज़ सैफरान ने भी कही थी कुछ महीने पहले सैफरान के अधिकारियों ने कहा था कि हम भारत के साथ जो इंडिजिनस इंजन बना रहे हैं उसका डायमेंशन काफ़ी हद तक M88 और F414 जैसा ही होगा, यानी माइनर मॉडिफिकेशन के साथ उन्हें राफेल प्लेटफॉर्म में भी रेट्रोफिट किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर पूरी भूमिका जो है वो तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम आपसे बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कोई किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ रुझानों और अनुमानों के हिसाब से बात हो रही है। अभी भी हम आपको बता दें कि SU-57 टेबल पर है और अभी भी भारतीय वायुसेना अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इसको इवैल्यूएट कर रही है। भविष्य में क्या होता है वो तो हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, हमें SU-57 की तरफ जाना चाहिए या राफेल की तरफ जाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। भारत की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भारतीय सेना की स्थिति किस प्रकार बदलने में मेहनत कर रहे हैं, इसका एक और प्रमाण आज हमें देखने को मिला। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से, जहां पर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक लैंडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को साइन किया है DRDO के साथ। ये एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। अब ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किस चीज़ की है? ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है इंडिजिनस ड्राइवर नाइट साइट का, जिससे भारतीय थल सेना के T90 मेन बैटल टैंक, जिसको आप T90 भीष्म के नाम से भी जानते हैं, उनको लेकर के। और इस डील को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये जो एग्रीमेंट है इसको फॉर्मली DRDO के इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट देहरादून में साइन किया गया है, जहां पर दोनों पक्षों के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो मौजूद थे। इस TOT के अंतर्गत अब जो पारस डिफेंस है वो इनका सीरीज प्रोडक्शन जो है वो शुरू करने वाला है, जहां पर ये जो एडवांस अनकूल्ड थर्मल इमेजिंग बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट है इनका निर्माण किया जाएगा। और ये ऑलरेडी जो डेवलप्ड है वो किए जा चुके हैं और उन्हें IRDE के द्वारा क्वालिफाई भी किया जा चुका है। और आने वाले भविष्य में तकरीबन ये मान के चलिए कि ये जो नाइट साइट है ये T90 मेन बैटल टैंक्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। और आपको बता दें कि पिछले 18 महीने में ये पारस डिफेंस के द्वारा साइन किया गया दूसरा मेजर TOT अवार्ड है या एग्रीमेंट है। इसके पहले आर्मर्ड व्हीकल डोमेन में ही पिछले 18 महीने में इसके पहले जो साइन किया गया था एग्रीमेंट वो था T90 की जो गनर मेन साइट है उसको इंडिजनाइज करने का, और ये रशियन ओरिजिन के जो सिस्टम है उनको रिप्लेस करने वाली थी। यानी कुल मिलाकर के पारस डिफेंस इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के और भी जो उल्लेखनीय डेवलपमेंट है वो हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।